ये जो प्रदर्शनकारी थे, इनका प्रदर्शन लिमिटलेस था, और इस लिमिटलेस था और साथ साथ इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या इसको इतना भड़काना था कि कुछ लोगों की जानें चली जाएं। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ, और ईश्वर करे आगे भी ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि साजिश ये थी कि अगर सोनम वांगचुक नहीं तो 20 तारीख को कम से कम कुछ ऐसा हो जाए जिसमें एक दो लोग जो है वो मारे जाएं, जिससे कि ये पॉलिटिकल पर्पस सॉल्व हो। पॉलिटिकल पर्पस किसका है? क्या सीजेपी का है? मुझे नहीं मालूम। क्या स्टूडेंट्स का? बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट्स का पर्पस हो ही नहीं सकता। इनको तो एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पेपर लीक ना हो, जहां उनका भविष्य सुरक्षित हो। वो तो नहीं चाहेंगे किसी की मौत हो, लेकिन कुछ लोग थे जो इसको इस तरह से प्लान कर रहे थे। नमस्कार। काफी लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद आज एक वीडियो बना रहा हूं और आपसे बातचीत करने आया हूं। समय की कमी के बीच मुझे लगा आज इस मुद्दे पर बात करना, इस मुद्दे पर बोलना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल है, या जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, उस माहौल के बीच बोलना बहुत जरूरी है। कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य आपके बीच लाना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और मैं सोशल मीडिया में जिस तरह के वीडियोस देख रहा हूं, उसको देखकर यह लग रहा है कि लगातार लोगों को, आम लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुझे लगा कि आज ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। इस वक्त जो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, जिसको स्टूडेंट्स का आंदोलन कहा जा रहा है, जिसको नीट परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई उसके बाद जो शुरू हुआ था, और उसको लेकर जो आंदोलन चल रहा है, मेरा इशारा उसी तरफ है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज इस मुद्दे पर आऊं, सबसे पहले मैं दिल से, मैं उन परिवारों के लिए, मेरे दिल में संवेदना है, वो संवेदना मैं जताना चाहता हूं। क्योंकि करीब करीब 21 बच्चे, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 10 कहती हैं, कुछ 11 कहती हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बताती हैं कि 21 बच्चे ऐसे हैं कि नीट की परीक्षाओं में, दरअसल जो बार बार जो परीक्षा जो बार बार आगे बढ़ती गई, परीक्षा पेपर लीक हुआ, उसके कारण 21 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, और साथ साथ इनके परिवारों के प्रति मैं ये कहता हूं कि उनकी संवेदना, इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना भी होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी है कि सरकार इन परिवारों के लिए कुछ करे। क्योंकि कोई भी परिवार जो होता है, कोई भी बच्चा अगर ऐसे करता है तो उस परिवार, वो परिवार पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब उस एक बच्चे के ऊपर पूरा परिवार डिपेंड होता है। उस बच्चे की लालन पालन, उसकी पढ़ाई पर, और खासकर नीट जैसी परीक्षा के लिए परिवार अपना सब कुछ, अपने सारे संसाधन झोंक देता है। तो उन परिवारों को हर तरह से संबल देना, हर तरह की मदद देना, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी। ये बड़ा मैं साफ कह रहा हूं। लेकिन साथ साथ ये भी मत भूलिए कि जो नीट की परीक्षा है, वो अल्टीमेटली जो है वो सफलतापूर्वक जो है, बिना किसी पेपर लीक के नीट की परीक्षा हो चुकी है। और 11 लाख स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। 11 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं। तो उन 11 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को भी बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था इन परिवारों के। इनमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कोई एक सिलाई करने वाले दर्जी का बच्चा है, कि कोई एक पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति का बच्चा, और ऐसे गरीब गरीब बच्चे जो हैं, उन्होंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनका भविष्य उज्जवल है। तो उन परिवारों को, उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये परीक्षाओं की गड़बड़ी और उसके कारण कई बच्चों की आत्महत्या करना, और कई बच्चों की जिंदगी जो है वो लगभग लगभग पलट जाना, ये अपने आप में बहुत दुखद है, बहुत त्रासदीपूर्ण है। लेकिन 11 लाख बच्चे वो भी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। अब इस सबके बीच, इस सारे मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से, खास करके 6 जून से दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है, अब उस आंदोलन की बात कर लेते हैं। ये ठीक है कि कोई भी आंदोलनकारी हो, कोई भी मुद्दा हो, देश में तमाम मुद्दे हैं जिस पर आंदोलन करने का हक, अधिकार सबको है।
लेकिन बहुत सारे सवाल और भी खड़े होते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये कहाँ से आई। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज उन सवालों पर भी मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि दरअसल उसमें भी ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये बड़ी विचित्र सी कहानी है। क्योंकि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कॉकरोच जो है उन वकीलों के लिए शब्द इस्तेमाल किया था जो दरअसल मतलब जो पेपर में जो परीक्षाओं में जो है गड़बड़ी करके जो है, या फिर फर्जी डिग्री लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जब कोर्ट में जो है हर चीज़ में अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं, और वो कभी जर्नलिस्ट बन जाते हैं, कभी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, इस तरह से वो लगातार उल्टी सीधे चीज़ें करते हैं। चीफ जस्टिस ने कॉकरोच उनके लिए कहा था, लेकिन अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हो गया और वो नीट के मुद्दे पर हो गया। ठीक है, अब वो उस बैकग्राउंड में नहीं जाते, लेकिन समझने की बात यह है कि ये मुद्दा ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन शुरू हुआ, फिर से कह रहा हूं, इस आंदोलन के शुरू होने में कोई गलत बात नहीं थी, इसलिए सरकार ने इनको जगह दी और सरकार ने इनको प्रोटेस्ट करने के लिए कहा कि आइए। अब इसका बैकग्राउंड में मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता आज, क्योंकि आज वो इशू नहीं है। इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने नीट का मुद्दा उठाया, इन्होंने स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाया, इन्होंने शिक्षा में जो है आमूलचूल परिवर्तन और ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है। या ये सारे मुद्दे इनको उठाने का पूरा पूरा अधिकार था, और पूरा पूरा अधिकार अब भी है। लेकिन इसमें ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो भी आपकी डिमांड जायज़ हो सकती है, लेकिन सरकार को उस पर निर्णय लेने का अधिकार है। पर सरकार से जो किसी के इस्तीफे से बड़ा जो मुद्दा मैं मानता हूँ वो ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करना नीट को लेकर, वो ज़्यादा ज़रूरी था। और ज़रूरी ये है कि कैसे जो है ये परीक्षाएं जो है सुचारू रूप से हों। परीक्षाएं सुचारू रूप से हो गई, अब दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाना, ये जो है मुझे लगता है एक ज़रूरी चीज़ है। ये अगर प्रदर्शनकारी करते हैं तो इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से अड़े, अब मैं छोड़ दीजिए कि इस्तीफा वो सही है गलत है, लेकिन आप किसी मांग पर ऐसे अड़ जाओ जिससे कि देश का माहौल खराब हो, क्या उससे उचित होगा? क्या आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के, क्या आपको लगता है कि उनके इस्तीफे से देश की शिक्षा प्रणाली जो है ठीक हो जाएगी? क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से शिक्षा प्रणाली ठीक हो जाएगी? देखिए, इस देश में जो पेपर लीक है ना, वो एक आज का मुद्दा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने और उसके बाद ही देश में जो है पेपर लीक होने शुरू हुए। देश में पेपर लीक कांग्रेस के ज़माने से हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, और आज भी देश के अन्य राज्यों में हो रहे हैं। अभी पंजाब में देखिए, सीजेपी बताते हैं कि ये आम आदमी पार्टी की सपोर्टर है, लेकिन अभी पंजाब के अंदर जो है एक फार्मेसी का एग्जाम था, उसमें जो है नकल माफिया पकड़ा गया। सब लोग कान में वो लगा के उनको आंसर बताए जा रहे थे, तो ये नकल माफिया जो है पंजाब में पकड़ा गया। अभी अभी केरल के अंदर, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जो है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे परीक्षा लीक को लेकर, वहां पर उनके ऊपर जो है वाटर कैनन छोड़ा गया, उनको स्टूडेंट्स को भगाया गया। हर स्टेट में अभी अभी और भी तमाम राज्यों की मैं कहानी बतानी शुरू करूंगा। अभी हाल फिलहाल में जब हम नीट की बात कर रहे हैं, तब देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनमें विपक्षी सरकारें हैं और वहां पर पेपर लीक हो रहे हैं। तो किसी का इस्तीफा जो है वो पेपर लीक का सोल्यूशन नहीं हो सकता, वो एक पॉलिटिकल डिमांड हो सकती है, वो आपके लिए एक जो है प्रेस्टीज इशू हो सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या, बड़ी बात यह है कि आप सरकार की जिम्मेदारी तय कीजिए, आप जो है परीक्षा ठीक से हो, इसके लिए सिस्टम फुल प्रूफ बने, इसकी मांग कीजिए, ये सब ठीक है। लेकिन इस सब के बीच जब तक ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चल रहा था, इन मुद्दों को लेकर चल रहा था, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आती है 20 जुलाई। जी हाँ, 20 जुलाई। अब इसमें सोनम वांगचुक का भी इसमें भूख हड़ताल चल रही थी। अब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह के कुछ जो चैट सामने आ रहे हैं व्हाट्सएप के, उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग ही दरअसल इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल के दौरान उनकी डेथ हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, ताकि इसका फायदा जो है कॉकरोच जनता पार्टी को मिले। अब क्या आपका मुद्दा ये है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी को स्टैब्लिश करने के लिए अपने ही एक साथी सोनम वांगचुक की मौत की दुआएं मांगे, आप ये उम्मीद करें कि वो मर जाएं ताकि आपके आंदोलन को फायदा हो? क्या इससे जो है आपका पर्पस सॉल्व होता है? कतई नहीं। तो सवाल यह है कि ये कौन लोग थे जो इस प्रोटेस्ट के अंदर बैठ करके ये कल्पना कर रहे थे, ये जो है प्रार्थना कर रहे थे कि सोनम वांगचुक भूख से उनकी डेथ हो जाए? ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रमाण है, मैं आपको ऐसे प्रमाण भी दिखा दूंगा इस सब को लेकर। अब इस तरह की चीजें,
अब इस सब के भी सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया क्योंकि उनकी स्थिति को संभालना बड़ा जरूरी था। कोर्ट ने भी कहा था कि भाई उनको आप सेफली शिफ्ट करो। सोनम वांगचुक को पहले सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उसके बाद उनके परिवार ने कहा कि हम तो मैदांता में जाएंगे। अब सोचिए मैदांता किस तरह का हॉस्पिटल आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो करोड़पतियों का हॉस्पिटल है, वहां पर आम आदमी इलाज के लिए तो जा ही नहीं सकता। तो उस मैदांता में उनको शिफ्ट होना था, वीआईपी मतलब 5 स्टार जैसा हुआ है। अब एक प्रदर्शनकारी को वहां जाना था, उसकी भी उनको इजाजत मिली और इस वक्त सोनम वांगचुक जो है वहां पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद 20 तारीख को क्या होता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूं कि 20 तारीख को जो कुछ सड़कों में हुआ सोमवार को, वो बहुत शर्मनाक है, दुखद है। और इसमें जो है एक बैलेंस अप्रोच लोग लेते दिख नहीं रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कुछ लोग कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जितने प्रदर्शनकारी थे वो जो हैं वो दंगाई थे और इसलिए उन्होंने पुलिस पर अत्याचार किया। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि जो है जो 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 पुलिस है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बेरहमी से मारा, स्टूडेंट्स को मारा, ये वो। बैलेंस अप्रोच नहीं दिख रही है। बैलेंस अप्रोच क्या है? बैलेंस अप्रोच ये है कि अगर 60 70 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो घायल हुए हैं तो 110 120 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये बताता है कि दरअसल ग्राउंड पर हो क्या रहा था, इसको समझने की जरूरत है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो प्रदर्शन था 20 जुलाई को, ये प्रदर्शन जो है संसद चलो का प्रदर्शन जो था, ये कॉकरोच जनता पार्टी के दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि इसके पीछे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आ गई थी उनकी डिमांड थी कि संसद चलो। क्योंकि ये पिछले कई सालों से लगातार हो रहा है, जब भी संसद चलती है तो विपक्ष जो है संसद को ठप कर देता है, कोई ना कोई नया मुद्दा लाता है। कभी हिंडनबर्ग लाता है, कभी पेगासस लाता है, कभी और कोई, कभी ये कभी वो, इस तरह के मुद्दे लाता है। तो इस बार भी विपक्ष ने पूरी तरह से ये सोचा था कि जब संसद चले तो उनको ये एक मुद्दा मिल जाए, और इसीलिए जो है ये 20 तारीख तय की गई। अब आपको संसद चलना है, अगर छात्रों का प्रदर्शन है। देखिए मैं आपको आज ये बताऊं, मैं खुद भी एक स्टूडेंट लीडर की तरह मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में साल बिताए हैं। तो होता क्या था, एक प्रदर्शन करना होता था, उसके एक तरीके होते थे। हम जाते थे, हम अपने प्रिंसिपल के पास या जहां हमको प्रदर्शन करना है वहां जाते थे, वहां उनको कहते थे ये हमारा प्रोटेस्ट है, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उसको लेकर हमें एक लक्ष्मण रेखा मालूम रहती थी, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहां तक करेंगे और यहां तक नहीं करेंगे। ये लक्ष्मण रेखा हमारे पास रहती थी, ये हमने किया है। यहां तक मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार प्रोटेस्ट के दौरान जो है हम लोगों ने जो है बसेस रोक दी थी दिल्ली में। एक बार प्रोटेस्ट के दौरान हम लोगों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे हमको पता था कि हम ट्रेन रोक रहे हैं तो उसके बाद जो है पुलिस आएगी और उसके बाद लाठीचार्ज होगा, तो हमको पता था। हमने थोड़ी देर तक ट्रेन रोकी, उसके बाद जैसी पुलिस के आने की खबर लगी, पुलिस की लाठी, हमको पता था वो हमारी लिमिट है, हम वहां से निकल गए। हमको पता था, हमने बस रोकी है, उसके बाद जब पुलिस आई तो जब हमारे वो लिमिट आई तो हम निकल गए। उसी तरह से ये जो प्रदर्शनकारी थे, इनका प्रदर्शन लिमिटलेस था, और इस लिमिटलेस था और साथ साथ इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या इसको इतना भड़काना था कि कुछ लोगों की जानें चली जाएं। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ, और ईश्वर करे आगे भी ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि साजिश ये थी कि अगर सोनम वांगचुक नहीं तो 20 तारीख को कम से कम कुछ ऐसा हो जाए जिसमें एक दो लोग जो है वो मारे जाएं, जिससे कि ये पॉलिटिकल पर्पस सॉल्व हो। पॉलिटिकल पर्पस किसका है? क्या सीजेपी का है? मुझे नहीं मालूम। क्या स्टूडेंट्स का? बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट्स का पर्पस हो ही नहीं सकता। इनको तो एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पेपर लीक ना हो, जहां उनका भविष्य सुरक्षित हो। वो तो नहीं चाहेंगे किसी की मौत हो, लेकिन कुछ लोग थे जो इसको इस तरह से प्लान कर रहे थे। देखिए संसद जब चलती है तो फिर जो है संसद के आसपास का इलाका जो है वो बिल्कुल एक तरह से जो है सील कर दिया जाता है। वहां वहां इस तरह से कोई प्रदर्शन वगैरह का अलाउ नहीं किया जाता। तो अगर आपको करना भी था तो आप एक परमिशन मांगते कि भाई हमको ये करना है। पुलिस आपको परमिशन देती, ठीक है आप यहां तक आइए, यहां आकर इस पॉइंट पर आके आप अपनी गिरफ्तारी दीजिए, आपका प्रदर्शन भी हो गया और शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी बनी रही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से कोई भी परमिशन नहीं ली, और जब परमिशन नहीं ली तो बिना परमिशन के ये जो प्रदर्शनकारी थे, और इसके साथ इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, बाकी भी लोग थे, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता भी थे। अगर इसमें करीब 30 से 40% स्टूडेंट्स थे तो इसमें 60 से 70% जो है वो प्रोफेशनल जो है वो पॉलिटिशियंस थे। पॉलिटिशियन छोटे जो बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके छोटे छोटे नेता थे, और इसके साथ साथ कुछ प्रोफेशनल जो है जो प्रोटेस्टर्स थे वो लोग भी थे।
और कुछ असामाजिक तत्व भी थे। तो उस तरह का, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की। आपको याद है जब ये सोमवार को सब चल रहा था तो ये प्रोटेस्टर्स जो हैं, आप समझिए कि जो लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने इनके ऊपर आंख मूंद करके लाठी मार दी और पुलिस ने ये कर दिया वो कर दिया, पुलिस ने अत्याचार कर दिया। आप ये सोचिए कि पहली बार ऐसा हुआ, देश में पहली बार ऐसा हुआ जब संसद चल रही है, कोई प्रदर्शन चल रहा हो और प्रदर्शन को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए संसद के दरवाजे तक बंद करने पड़े। सोच रहे हैं आप, संसद के दरवाजे बंद करने का मतलब क्या? इसका मतलब वो जो प्रदर्शनकारी थे वो काफी आगे तक बढ़ आए थे। अब आमतौर पर क्या होता है, पुलिस जो है घेरा बनाती है जब इस तरह की कोई चीज होती है। पुलिस जो घेरा बनाती है उसमें एक घेरा होता है, दूसरा घेरा होता है, तीसरा घेरा होता है, ऐसे 3-4 घेरे होते हैं सुरक्षा के हिसाब से। तो एक घेरे तक होता है कि ठीक है प्रदर्शनकारियों को आने दो, दूसरे तक आने दो, लेकिन जब तीसरे चौथे तक आते हैं तो फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। अब हुआ क्या, उस दिन जब प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट की तरफ बढ़े तो उन्होंने एक घेरा तोड़ा, दूसरा घेरा तोड़ा, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, ऐसे कई वीडियोज हैं। तो वो खुद प्रदर्शन में शामिल लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने 1-2 घेरे तक कुछ नहीं किया था, लेकिन जब तीसरे चौथे घेरे तक आए तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन ये बल प्रयोग भी जो है वो दोनों तरफ से हुआ था, क्योंकि इस बीच जो है पुलिस के ऊपर भी हमले शुरू हो गए थे। पुलिस के ऊपर हमले हुए, पुलिस के ऊपर जो है स्प्रे छिड़कने की कोशिश हुई, और ऐसे कई प्रोटेस्टर्स जो हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो पत्थर लेकर, अपने बैग में पत्थर भरकर आए थे। कई प्रोटेस्टर ऐसे थे जो लाठी वाठी लेकर आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो उन्होंने इस तरह से जब हमला किया, जब हमला होगा जाहिर सी बात है कि पुलिस के ऊपर जब हमला होगा, जब आप जो जो व्यवस्था उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली पुलिस के साथ आपका संघर्ष होगा, और वो हुआ। अब जब पुलिस के साथ संघर्ष होता है तो उसमें कई बार बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पुलिसकर्मी इस तरह के होते हैं जो 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 मतलब साफ कहूँ, हमारे यहाँ पुलिस को कोई बहुत ऐसी ट्रेनिंग तो होती नहीं है कि बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है तो वो बड़े अच्छे से सब कुछ कर पाएंगे। पुलिस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, ये सालों का मुद्दा रहा, आज भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप किसी पुलिसकर्मी से भिड़ने की कोशिश करोगे और उसको आदेश है कि वो लॉ एंड ऑर्डर बना कर रखे, उसको आदेश है, तो फिर वो क्या करेगा, वो अल्टीमेटली लाठी चलाएगा, और लाठी चलाएगा तो वो 50 लाठी मारेगा, तो उसमें अगर 40 लाठियां जो है आपके पैरों पर लगेंगी तो एक आध लाठी जो है वो किसी के सर पर भी लग सकती है। नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा होता है, हर प्रदर्शन में होता है। ये प्रदर्शन हुआ, इसमें भी ऐसा ही हुआ। अब इसको लेकर के अब इस तरह के बाद इस सब के बीच जो है, ये सब जब इस तरह का प्रदर्शन हुआ तो फिर इस प्रदर्शन को कम से कम जो है ये समझ जाना चाहिए था प्रदर्शनकारियों को, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको समझ जाना चाहिए था कि अब इस आंदोलन ने गलत दिशा पकड़ ली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके अगले दिन, यानी कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ समय पहले मेरे पास जो वीडियोज आई वो ये कि जंतर मंतर पर पुलिस कर्मियों को बाकायदा लिंच करने की कोशिश हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को लिंच करने की कोशिश हुई है। कुछ लोग तलवार लेकर पुलिस के पीछे भागे। वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो आपको देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। सब भागे, पुलिस वाले भागे। भाई ये सिटी में देख सकते हो आप लोग किस तरीके से किया जा रहा है। पूरी पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में, भाई मैं हूँ अभी सीपी में, और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक लोग ने पुलिस वाले को मार मार के भगा दिया यहाँ से, मार मार के। गाइस ये देखो भाई, ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से, यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था। एंड अभी यहाँ पे सब देख सकते हो कैसे किस तरीके से जाम कर रहे हैं, पूरा गेट बैरिकेड हटा रहे हैं यहाँ से।
तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर अगर मतलब 20 तारीख को इतना कुछ होने के बावजूद अगर 21 तारीख को ये हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ सीजेपी का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ देश विरोधी ताकतें, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, देश विरोधी कौन ताकतें मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे लोग शामिल हैं जो चाहते हैं कि देश में आग लगे, देश में अराजकता फैले, देश में आगजनी हो, और शायद इससे आगजनी से और इस अराजकता से तख्ता पलट की जो उनकी मंशा थी वो मंशा पूरी हो जाए। ये मत भूलिए कि पिछले 3-4 साल में 2022 से 2022, 23, 24, 25 पिछले 4 सालों में भारत के पड़ोस में 3 देश कम से कम ऐसे हैं जहां पे प्रोटेस्ट हुए, और ऐसे प्रोटेस्ट हुए कि जहां पे तख्ता पलट हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुए, एक बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। और जब जब ये प्रोटेस्ट हुए, जब जब ये इन देशों में हुआ, तब तब भारत के कई नेताओं ने कहा कि हाँ, मतलब भारत को भी बांग्लादेश बना देना चाहिए, भारत को नेपाल बना देना चाहिए, भारत को जो है वो श्रीलंका बना देना चाहिए। राहुल गांधी तक ने इस तरह के बयान दिए कि भारत श्रीलंका के रास्ते पर है, और कई बड़े बड़े नेताओं ने, राकेश टिकैत ने कहा था, जो खुद को किसान नेता कहते हैं, और ऐसे 50 नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए। तो ये सारी चीज़ें और ये जो हमारे अगल बगल में हुआ ना, इसके पीछे बड़ी साफ है, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इसके पीछे बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, इन सब के पीछे जो है कुछ ना कुछ दुनिया की ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो इन देशों में अपने हिसाब से चीज़ें डील करना चाह रही हैं, और इसलिए जो है इनके पीछे ये सब ताकतें रहीं। तो क्या वही ताकतें हैं जो भारत में ये सब करना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच मैं आज गांधी जी को भी याद करना चाहूँगा, इसलिए कि गांधी जी ने एक बार कहा था, क्योंकि आंदोलन तो, सत्याग्रह और इस तरह के आंदोलन तो गांधी जी ने इसका रास्ता दिखाया था ना। गांधी जी ने ये कहा था कि कोई भी आंदोलन है वो तब तक पवित्र होता है जब उसका रास्ता जो है बड़ा निर्दोष होता है, तब तक वो, लेकिन अगर आपका रास्ता, आपका जो साध्य है वो खराब हो गया, तो आपका मतलब आपका साधन खराब हो गया, तो आपका लक्ष्य भी आप भटक गए। अब इस आंदोलन में जो हो रहा है वो अब पूरी तरह से लक्ष्य भटक गया है। अब ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं है, अब ये आंदोलन नीट की परीक्षा का नहीं है, अब ये आंदोलन जो है वो शिक्षा व्यवस्था का नहीं रह गया। अब ये आंदोलन सीधे सीधे देश में अराजकता पैदा करना और साथ साथ देश में तख्ता पलट करना, ये आंदोलन का मुख्य लक्ष्य रह गया। अब खुलकर आंदोलन करी, वहाँ गोली मारने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को गोली मारेंगे, गृह मंत्री को गोली मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब कुछ वहाँ पर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये छात्रों का आंदोलन हो सकता है? तो जो स्टूडेंट्स को, जिनको लगता है कि ये सबसे देश में अच्छा हो सकता है, उनका, अगर कोई स्टूडेंट है उसको लगता है कि नहीं, मेरा मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसलिए देश को आग लगा देनी चाहिए, देश में अराजकता हो जाए, किसी को लगता है कि हाँ देश में तख्ता पलट हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये 3 हमारे सामने उदाहरण है। इन तीनों जगह पर जो हुआ वो बेहतर नहीं हुआ है। इन तीनों देशों की स्थिति आज जो है वो तख्ता पलट के बाद, आगजनी के बाद, हिंसा के बाद, इन तीनों जगह के, चाहे युवा हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वो, और इन देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, उससे किसी का भला नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है ऐसा करके भला होगा, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पढ़ने लिखने, रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब देखिए, समझने की ज़रूरत है कि नीट की परीक्षाएं हो चुकी हैं, 11 लाख स्टूडेंट पास हो चुके हैं, प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था की, फिर से कह रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो, शिक्षा व्यवस्था में अकाउंटेबिलिटी हो, बढ़िया हो शिक्षा व्यवस्था, उसकी मांग करना बिल्कुल गलत नहीं है। जिन छात्रों ने जो है दुर्भाग्य से आत्महत्या कर ली, उनके परिवारों का, उनके मदद के लिए मांग करना गलत नहीं है। लेकिन फिर से कहता हूँ, आखिर इस प्रदर्शन में हो क्या रहा? आप देखिए, ये तस्वीर जो है सीलमपुर का हिस्ट्री शीटर हाजी अफजल, ये जो है ये हाजी अफजल, इसकी पत्नी जो है वो आम आदमी पार्टी की पार्षद है, और ये जो हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, जो दंगों का आरोपी है, हिस्ट्री शीटर है, मकोका जैसा जिसके ऊपर कानून लगा, वो धारा लगी, वो आदमी जो है वो इस प्रोटेस्ट में अपने लड़कों के साथ, अपने गुंडों के साथ था। तो क्या इसको स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कहना चाहिए? क्या ऐसे प्रोटेस्ट में, ऐसे लोगों के प्रोटेस्ट से ये देश बेहतर हो सकता है? हम अगर बेहतर बनाने की बात करते हैं इस देश को, हम चाहते हैं कि हमारा देश और बेहतर बने, तो क्या ऐसे हिस्ट्री शीटर के साथ सड़क पर निकल कर आप देश को बेहतर बना रहे हैं?
फिर देखिए एक और नेता चौधरी ओवैसी, ये कहते हैं कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे। अब आप ये सोचिए कि बांग्लादेश बना करके क्या आपको भारत में बांग्लादेश का मतलब समझते हैं? बांग्लादेश का मतलब होता है कि वहाँ पर सीधा सीधा इस्लामी हुकूमत और हिंदुओं का कत्लेआम। तो क्या आप बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? और ये चौधरी ओवैसी जो है, ये दरअसल चौधरी ओवैस, ये आम आदमी पार्टी का ये जो है जम्मू कश्मीर का नेता है। फिर एक और नेता हमारे सामने आता है, ये कहता है कि भारत की संसद को उखाड़ फेंकेंगे। अब ये कौन है? ये समाजवादी पार्टी का नेता है। अब ये लोग क्या इन लोगों के आंदोलन को हम स्टूडेंट्स का आंदोलन कह सकते हैं? और फिर मैं कहता हूं कि चलो स्टूडेंट्स का आंदोलन अगर है, तो सवाल ये है कि ये क्या ये महज संयोग है या फिर ये प्रयोग है कि कुछ तस्वीरें आती हैं चाइनीज एम्बेसी की। ये तस्वीरें हैं चाइनीज एम्बेसी की, जिसमें गोल घेरे लगे हुए आपको दिख रहे हैं। चाइनीज एम्बेसी की कुछ एक कार्यक्रम है, इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं, जिसमें लेफ्ट के तमाम नेता शामिल हैं। और अगले दिन यही लेफ्ट के नेता जो हैं सीजीपी के प्रदर्शन में मंच पर दिखाई देते हैं, ये अभिजीत दीपके के साथ। तो फिर सवाल ये है कि ये सवाल उठेगा नहीं कि भाई ये लोग कौन हैं जो चाइनीज एम्बेसी जाते हैं और चाइनीज एम्बेसी से निकलकर चाइनीज एम्बेसी में जो है वो वहाँ पर जो है चाउमीन या वहाँ पर जो है सांप या बिच्छू जो भी खाते होंगे, वहाँ खाने के बाद आप सीधा जो है भूख हड़ताल के स्थल पर आ रहे हैं। वहाँ पर ये सब चीज़ें सवाल नहीं उठेगा। ये मेरे पास वीडियो शॉट है। ये वीडियो शॉट कहाँ का? ये वो है जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ लोग जो है चलो संसद नाम से एक ग्रुप बना, जिसमें कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई अगर किसी की मौत होती है तो उसमें तो सरकार पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो ये चाहते हैं कि किसी की मौत हो जिससे कि ज़्यादा प्रेशर आए। तो ये लोग कौन है जो इस तरह की बात जो है प्रदर्शन में करके जो है अपना फ़ायदा लेना चाह रहे हैं? एक व्यक्ति और है जो इस मंच पर आया और जिसने सपोर्ट करा और जिसके लिए वहाँ नारे लगे, तालियां बजी। ये कौन है? इसका नाम भी आपको बता देता हूँ। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये है सैयद कासिम रसूल। और ये इस सैयद कासिम रसूल किसके साथ है? ये उमर खालिद के साथ है। अब ये सैयद कासिम रसूल और उमर खालिद तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, जेल में बंद है, दिल्ली दंगों का आरोपी है। और साथ साथ जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये नारे लगाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग का ये सरगना है उमर खालिद। और इसके जो पिताजी हैं वो हैं सैयद कासिम रसूल इलियासी। अब ये सैयद कासिम रसूल इलियासी कौन है, इनके बारे में भी जान लीजिए। ये दरअसल सिमी के वन ऑफ द फाउंडर हैं। जो संसद पर जो हमला हुआ था ना, संसद पर जो हमला हुआ था देश में, जिसमें आतंकवादी थे, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन थे, लश्कर तैयबा जैसे जो पाकिस्तान बेस्ड संगठन है, उन संगठनों के साथ इनकी जो है संलिप्तता पाई गई थी। मामला चला, सबूत नहीं मिल पाया इनके खिलाफ। लेकिन उसके बाद जब संसद पर हमले का जो आरोपी है अफजल गुरु, उसको जब फांसी लगती है तो उसी की फांसी के विरोध में ये आदमी खड़ा होता है, अफजल जो है उमर खालिद, और ये इनके पिता है। अब इनका पिता जो है ये भी कई मामलों में संलिप्त पाए गए हैं और इनमें कई मामलों में आरोपी हैं। और साथ साथ ये वो सज्जन है जो सिमी के संस्थापकों में से है। अब सिमी जानते हैं क्या है? ये सिमी जो है, ये सिमी, इसने भारत में कई बॉम्ब ब्लास्ट में सिमी का मॉड्यूल पाए गए और उसके बाद सिमी पर प्रतिबंध लगा। और ये वही सिमी है जिसने पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, जिसने बदलकर सिमी पे प्रतिबंध लगा तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना लिया। अब ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है? ये वो है जो भारत में आतंकी गतिविधियों में इसके जो मॉड्यूल पाए गए और उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा। अब आप सोचिए कि आखिर ये इस व्यक्ति का छात्रों के साथ या नीट परीक्षा के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि ये व्यक्ति मंच पर आता है, तालियां बजती हैं वहाँ, और उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि मंच पर नारे लगते हैं उमर खालिद जिंदाबाद। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति दंगों का आरोपी है, जो व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारा लगाता है, वो व्यक्ति जो है उसके लिए मंच पर ताली बजती है, उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उसको रिहा करने की बात होती है। और फिर अगर आप नारे देखें तो ये तमाम नारे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। अब आप इनमें से मुझे बताइएगा, इनमें से कौन सा नारा ऐसा है जिसका स्टूडेंट से, नीट परीक्षा से या भारत की शिक्षा प्रणाली से कोई भी संबंध हो? इसमें एक नारा मैं बता चुका हूँ, उमर खालिद जिंदाबाद। अच्छा, एक ही यहाँ पर जो
जो सो कॉल्ड वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, छात्र हैं, जब वो जमा होते हैं तो वो नारा क्या लगाते हैं? वो नारा लगाते हैं कि उमर खालिद जिंदाबाद, वीर सावरकर मुर्दाबाद। भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी, अब उनके रास्ते से आपको वो हो सकता है, ऐतराज हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वीर सावरकर वो स्वतंत्रता सेनानी है जिनको सबसे लंबे समय तक अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी, और उनके भाई को भी, 2 भाई एक साथ। अब वीर सावरकर मुर्दाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद। फिर एक नारा लगता है कि शर्जील इमाम अगर असम काट भी दे तो क्या हो जाएगा? शर्जील इमाम जिंदाबाद। अब ये शर्जील इमाम कौन है? दिल्ली दंगों के समय जो ये योजना बना रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से कुछ समय के लिए काट दो, अलग कर दो, ताकि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग। अब ये शर्जील इमाम जिंदाबाद का नारा। फिर वहाँ पे फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे थे। क्यों भाई? फिलिस्तीन का नीट परीक्षा से क्या रिश्ता है कि आप फिलिस्तीन के झंडे लहराएंगे? फिर वहाँ पर कुछ लोग LGBT वाले आए और कह रहे मेरा लिंग मेरी मर्जी, स्टेज पे डांस कर रहे, जहाँ पर जिस स्टेज पर 21 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए पीछे उनकी तस्वीरें लगी हैं, उन तस्वीरों के आगे आप डांस कर रहे हैं मेरा लिंग मेरी मर्जी। तो ये आप खुद संवेदनशील हैं इन मुद्दों के प्रति। फिर 370 की वापसी कश्मीर से, कि कश्मीर में 370 वापस लाओ। फिर आज़ादी के नारे लगे। फिर CA NRC नहीं चलेगा। CA NRC से क्या मतलब है आपको? क्या स्टूडेंट्स का इशू है? स्मैश ब्राह्मणिकल हिंदुत्व, ब्राह्मणवादी हिंदुत्व को नष्ट करो, स्मैश करो, खत्म करो। बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसका स्टूडेंट से क्या मतलब है? और जो वहाँ पर नारा लगा रहे थे, वीडियो सब उपलब्ध हैं, जरा आँख खोल के देखिएगा, आपको सारे वीडियो मिलेंगे। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे प्रमाण यहाँ उस तरह से देने लगूंगा तो ये वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि इसके साथ साथ ये भी होगा कि उनमें से कई सारे वीडियोज ऐसे हैं जो किसी के कॉपीराइट वाले हैं। तो जो लोग वहाँ पे, जो महिला वहाँ पर नारा लगा रही है, गाना गा रही है बस नाम रहेगा अल्लाह का, वो कह रही है कि मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगी। आपको जय श्री राम, और कई लोगों को वहाँ पर रोका गया, जय श्री राम मत बोलो, जय श्री राम मत बोलो, लेकिन बस नाम रहेगा अल्लाह का बोलो। ये स्टूडेंट्स हैं क्या? ये सारी चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं मेरी ये वीडियो देख करके मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गाली देने वाले हैं उनका काम यही है। जब वो जंतर मंतर पर खड़े होकर भारत के टुकड़े करने की बात कर सकते हैं, JNU में खड़े होकर टुकड़े करने की बात कर सकते हैं, भारत के टुकड़े होंगे। जब जंतर मंतर पर खड़े होकर वो जो है मेरा लिंग मेरी मर्जी, अफजल गुरु और जो है शर्जील इमाम, उमर खालिद के लिए जिंदाबाद के लिए नारे लगा सकते हैं, तो वो मेरे को भी गाली दे सकते हैं। ऐसे लोगों की मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग दुखी हैं, और इसमें दुखी होने वाली चीज़ भी है जो सोमवार को 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर, वो दुखदाई है। तो बहुत से लोग दुखी हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ये सब बड़ा ठीक हो रहा है और ये अब ऐसा हो जाना चाहिए। उनसे मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये देश आपका है, इस देश में कमियां हो सकती हैं। इस देश की कमियों को ठीक करने के लिए सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, सरकार की जवाबदेही तय करना चाहिए। और अगर आपको सरकार पसंद नहीं हो तो सरकार को आप अगले चुनाव में अपने वोट से पलट दीजिए, लेकिन भगवान के लिए इस देश को आग लगाने, इस देश को तोड़ने, इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये जो कुछ है वो देश के लिए अच्छा नहीं है, और जो देश के लिए अच्छा नहीं है वो किसी देशवासी के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। इस बात को गांठ मान लीजिए, यकीन कर लीजिए। वरना तो फिर अगर भारत को बांग्लादेश या पाकिस्तान बनाना है तो फिर वहाँ पर क्या होगा, क्या होता है, ये भी हम सबको अच्छी तरह से मालूम है। आज के लिए इतना ही। आपको कितना मैं समझा पाया मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैंने कोशिश करी कि कुछ जो चीज़ें थी वो आपके सामने लेकर आऊँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।